नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का इनोवेशन के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में, भोजन के अवशोषण के बारे में। जब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन के अवशोषण की बात करें तो हम कहते हैं भाई जब हम मुंह में अपना भोजन लेते हैं वहीं से इसके अवशोषण की क्रियाएं चालू हो जाती है, वहीं से इसके अवशोषण की क्रिया चालू हो जाती है। अगर हम बात करें अपनी मुख गुहा की, किसकी बात करें? मुख गुहा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? बक्कल। इसके अंदर हम कहते हैं भाई दो भाग होते हैं अवशोषण के। एक तो होती है अपनी गाल की म्यूकोसा, क्या होती है? अपने गाल की म्यूकोसा। और दूसरा होता है अपना जो जीभ है, जीभ के नीचे वाला भाग। कौन सा भाग? जीभ के नीचे वाला भाग, यानी हम कहते हैं अधोजीवा भाग। कौन सा भाग? अधोजीवा भाग। क्लियर भाई? अब गाल की म्यूकोसा में क्या एब्जॉर्ब होगा? तो गाल की म्यूकोसा में एब्जॉर्ब होगा अपना, बोलो जुबा केसरी, निकोटीन, यानी जो पान मसाला होगा उसके अंदर जो निकोटीन है वो एब्जॉर्ब कहां होगा? गाल की म्यूकोसा में। कहां एब्जॉर्ब होगा भाई? गाल की म्यूकोसा में। अब अधोजीवा वाला भाग है सब लिंगुअल, इसमें क्या होगा? तो इसमें हम कहेंगे कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी भाई? कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होगी। और थोड़ा बहुत हम कहेंगे एल्कोहल, मामूली, थोड़ा बहुत मामूली सा एल्कोहल भी यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई कसम दे कि दारू नहीं पीना तो कहते ना हाँ मैं कसम खा के कहता हूं गले से नीचे दारू नहीं लेके जाऊंगा, क्यों? दारू तो मुंह में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, दारू मुंह में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कसम खानी है आज के बाद गले के नीचे दारू नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, अब देखो भाई बात करते हैं ड्रग्स की। तो ड्रग्स के अंदर हम कहते हैं जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स होती है। कौन सी? एंजाइना रिलेटेड है हार्ट से। किससे रिलेटेड है? आपने देखा होगा कि किसी को हार्ट अटैक आता है तो अपनी ऊपर वाली जेब के अंदर एक गोली रखता है गुलाबी कलर की, जिसके अंदर सोल्ट होता है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या सोल्ट होता है? वो क्या करता है जैसे अपनी जबान पे रखता है, जबान पे रखते ही उसके अंदर हम कहते हैं हार्ट अटैक से जो दर्द था उससे उसको राहत मिल जाती है। ठीक है, तो वो क्या है अपनी जबान पे ही घुल के, जबान के अंदर ही अवशोषित होके, ठीक है, हाथों हाथ अपना इफेक्ट दिखा रही है। क्लियर बात? इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि बीपी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड हो? जो हाई बीपी से रिलेटेड हो, किससे? उसको हम बोलते हैं एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग्स। क्या बोलते हैं? एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग्स, जिनमें से एक के सोल्ट का नाम है नेफिडेफिन। क्या नाम है? ये क्या करता है अपनी जबान पे रखेंगे, किसी की हाई बीपी हो रखी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? सारा दिन चलेगा, तुम ऐसे कर देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे कर देते हो। वो उसकी चीट से अपन क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी बीपी हाई हो चुकी है। और किसी की आपने देखा होगा जब बीपी एकदम लो हो रखी है तो वो क्या करेगा? एकदम डल सा बैठा रहेगा। उसको कुछ भी पूछ लो, भाई क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ दर्द हो रहा है? कोई छोड़ के चली गई? उसने कुछ बोला नहीं? हुआ क्या बता? कुछ नहीं हुआ। और जिसकी बीपी आई हो वो घर में घुसते यूं सामने से आएगा जैसे कोई कुत्ता दौड़ रहा पीछे, काटने को दौड़ेगा नहीं टाइम। ठीक है, अपने जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसके रूप में यूज करते हैं नेफिडेफिन को, और ये एब्जॉर्ब हो जाती है अपनी बक्कल केविटी में। कहां एब्जॉर्ब हो जाती है भाई? बक्कल केविटी में। यहां तो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब बक्कल केविटी के बाद में अपना अगला जो रीजन है जहां पर एब्जॉर्प्शन होगा उस रीजन का नाम है अपना स्टोमक। क्या नाम है भाई? स्टोमक। स्टोमक बोले तो आमाशय। अब आमाशय के अंदर क्या क्या एब्जॉर्ब होगा? तो हम कहेंगे आमाशय के अंदर थोड़ा बहुत होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। इसके अंदर हम कहेंगे थोड़ा बहुत वाटर। कितना वाटर? तो हम कहेंगे 5% वाटर। कितना वाटर? 5% वाटर। जो अपने टोटल वाटर लेंगे उसका 5% एब्जॉर्ब होगा कहां पर? आमाशय में। हम कहेंगे कुछ ड्रग्स यहां पर एब्जॉर्ब होगी। ड्रग्स बोले तो औषधि। यहां पर ड्रग्स का मतलब इसमें एक चरस और गांजे से नहीं है, यहां पर ड्रग्स का मतलब है दवाई से, मेडिसिन से, औषधि से मतलब है। किससे मतलब है? क्योंकि औषधि को इंग्लिश में हम ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, यहां पर कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होती है, जैसे कि एक ड्रग्स का नाम होता है अपना एस्प्रिन। क्या नाम होता है? एक का नाम होता है डिस्प्रिन। ये यहां पर एब्जॉर्ब होती है। हम कहें यहां पर थोड़े बहुत मामूली से एमिनो एसिड भी होते हैं। क्या होते हैं? और यहां पर जो फ्री ग्लूकोज है, जो सिंपल शुगर है, ठीक है, मुक्त शर्करा, सरल शर्करा, वो भी यहां पर हम कहेंगे एब्जॉर्ब होती है। क्लियर बात? तो हमने कहा यहां पर क्या होता है? फ्री ग्लूकोज होता है, ड्रग्स होती है, 5% वाटर होता है। मेनली यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है एल्कोहल का। किसका होता है? एल्कोहल का। मेनली मुख्यतः यहां पर एब्जॉर्प्शन किसका होता है भाई? यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब देखो भाई
स्टोमक के बाद में अपना एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किस किस का होगा? तो हम कहेंगे, हमने कहा था जो सकस एंटेरिकस की जितनी भी रिएक्शन है वो हमने कहा था कि आंतरिक म्यूकोसा के एकदम नजदीक संपन्न होती है। तो उसके जो अंतिम उत्पाद थे, ठीक है, कौन कौन से? जैसे फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एमिनो एसिड, ठीक है, गैलेक्टोज, ये सारे के सारे एब्जॉर्ब कहां होंगे? छोटी आंत के अंदर। क्लियर बात? अपने जब छोटी आंत में बात करें तो अपने कहते हैं कि ड्यूडेनम और जेजुनम के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है। क्या होता है? मैक्सिमम डाइजेशन। लेकिन जेजुनम और इलियम ऐसा पार्ट है जहां पर क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर बात? यहां तक? यहां तक कोई डाउट? ये लिखो पहले। हाँ, अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन बोले तो कौन सी आंत? छोटी। क्या इसकी लंबाई छोटी होती है? नहीं, इसको छोटी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका व्यास बड़ी आंत की तुलना में कम होता है। छोटा व्यास होता है इसलिए इसको बोलते हैं छोटी आंत। और ये लंबाई में तो बड़ी आंत से भी बड़ी होती है, लंबाई में बड़ी आंत से भी बड़ी होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? तो हम कहेंगे इसके अंदर जो सकस एंटेरिकस के अंतिम परिणाम वाले हैं, जैसे कि हम बात करें आपका फैटी एसिड, क्या बोले? हम बोले ग्लिसरॉल, क्या बोले? हम बोले आपके ग्लूकोज, क्या बोले? हम बोले फ्रक्टोज, हमने बोला गैलेक्टोज, क्या बोला? हमने बोला एमिनो, नाइट्रोजनी, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट समूह है, और साथ में कुछ है शुगर। शुगर कौन सी? जैसे पेंटोज शुगर। ये सारी की सारी एब्जॉर्ब कहां होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा भी कुछ होता है तो हम कहेंगे हाँ जी, कुछ विटामिन भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ विटामिन भी होते हैं, ठीक है, और थोड़े बहुत कभी कभार मिनरल्स भी हो जाते हैं। यहां पर थोड़े बहुत मिनरल्स की अपने बात क्यों की? क्योंकि अपने कहते हैं जो मेनली मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है वो होता है बड़ी आंत में। कहां होता है? बड़ी आंत में। तो हमने कहा भाई अगली कौन सी अपनी? बड़ी आंत। बड़ी आंत को क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा भाई? लार्ज इंटेस्टाइन बोले तो बड़ी आंत। बड़ी आंत के अंदर हम कहेंगे आपके होगा जल का अवशोषण। किसका होगा? कितना परसेंट? 15% वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। तो 15 या 5 स्टोमक में, बाकी 80% किसने किया? तो छोटी आंत में हमने कहा 80% जल का अवशोषण होगा। छोटी आंत के हम कहते हैं 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है और तीसरा होता है ड्यूडेनम। और जेजुनम में क्या होता है? मैक्सिमम डाइजेशन। और जेजुनम और इलियम में क्या होता है? मैक्सिमम है। क्लियर बात? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? अब देखो, हमने कहा बड़ी आंत में आपके 15% वाटर का हो गया, और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता कौन है? और होस्टा क्या होते हैं? पाउच ऑफ कोलोन। अपने कहते हैं कि बड़ी आंत के अंदर एक भाग होता है जो कि हम कहते हैं इस प्रकार होता है, ठीक है। इसके अंदर हम कहते हैं 3 तो आपकी अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है, बाकी यहां पर सर्कुलर मसल्स होती है, और इनका ये जो पाउच बनता है इसी पाउच को हम क्या बोलते हैं? होस्ट्रा। ये किसके लिए जिम्मेदार है? तो हम कहते हैं एक तो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए, और दूसरा हम कहते हैं यहां पर हैवी मेटल्स आयन का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। हैवी मेटल आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। यहां पर थोड़ी बहुत ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? थोड़ी बहुत ड्रग्स का भी यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। कुछ हम कहेंगे विटामिन का भी यहां पर एब्जॉर्प्शन होएगा थोड़ा बहुत। ये कहेंगे यार चलो इतने तुम ले रहे हो, थोड़ा बहुत हम भी ले लेते हैं, ठीक है। इन सब पदार्थों का एब्जॉर्प्शन है यहां पर होता है। अब हम कहेंगे ये पदार्थ एब्जॉर्ब कहां हुए? अपनी आंत की म्यूकोसा में। कहां हो रहे हैं? आंत की म्यूकोसा में। अब म्यूकोसा में एब्जॉर्ब होने के बाद इन पदार्थों को क्या करना पड़ेगा? रक्त के अंदर जाना पड़ेगा। अब रक्त के अंदर जाएंगे तो हम कहेंगे किसी न किसी प्रकार के परिवहन का यूज करना पड़ेगा। वो या तो हम कह सकते हैं सक्रिय परिवहन हो सकता है, नहीं तो सुसाद्य परिवहन हो सकता है, नहीं तो आपका निष्क्रिय परिवहन। अब हम देखेंगे ये कौन कौन से हैं। उससे पहले ये देखो, आप ये लिख लो। अब हम देखेंगे जी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। क्या देखेंगे? अब फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे हमने जो फूड लिया था वो डाइजेस्ट हुआ, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद में हमारी जो आंत की म्यूकोसा थी वहां पर कुछ पदार्थ अवशोषित हुए, जिसमें हम कहते हैं एक तो आपका ग्लूकोज है, हमने कहा गैलेक्टोज है, हमने कहा आपका फ्रक्टोज है, हमने कहा एमिनो एसिड है, हमने कहा सोडियम आयन होंगे, कुछ क्लोराइड आयन होंगे, कुछ बाइकार्बोनेट आयन होंगे, कुछ वाटर होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हम कहेंगे लिपिड का भाग भी। लिपिड के भाग में कौन कौन से? आपके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड।
अब ये सारे के सारे हम कह रहे हैं आंत की म्यूकोसा में तो एब्जॉर्ब हो गए, अब आंत की म्यूकोसा से रक्त में वो कैसे जाएंगे उनके लिए हम देखेंगे। तो हमने कहा भाई ये तो है इनकी आंत की म्यूकोसा, क्या है भाई, ये हो गई इनकी आंत की म्यूकोसा। देखो भाई अब हम यहां पर देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कंपोनेंट, क्या बोल देंगे, फूड या न्यूट्रिएंट, क्या बोल देंगे, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का मतलब होता है पोषक पदार्थ, क्या होता है, पोषक पदार्थ। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई यहां पर हम एक ट्रिक बनाएंगे। वो ट्रिक क्या है कि नाना नाम के दो भाई थे, कौन थे, नाना। उनके बाप के पास में अथाह पैसा था, खूब धन था। तो उन्होंने क्या किया, कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, आप ही की तरह नीट की कोचिंग ज्वाइन करके बाप को बावड़ा बनाने की कोशिश कर ली। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, नानाओं ने बापू को बोला बापू कोचिंग थोड़ी दूर है, ठीक है गाड़ी दिला दो। तो बापू ने विश्वास कर लिया, बापू उनका चल बेटा तू ले ले गाड़ी। तो ये बापू से मांग के लिए एक भाई गाड़ी, क्या ले आए, गाड़ी। लेके कौन आए, नाना भाई। कौन लेके आए, नाना भाई। और नाना भाई ने गाड़ी लाए, गाड़ी लाके सारे दिन पूरे जयपुर के चक्कर लगा रहे, अपना तेल खूब फूंक रहे, बाप के पैसे उड़ा रहे, यानी खर्चा कर रहे हैं खुद। और खर्चा कर रहे हैं तो खर्चे वाले परिवहन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं भाई, एक्टिव या सक्रिय परिवहन। क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय परिवहन। क्लियर बात। यहां पर ये खर्चा कर रहे हैं एटीपी का, किसका कर रहे हैं भाई, यहां पर नाना भाई कहां आ रहे हैं, आंत की म्यूकोसा में, तो यहां पे तो एटीपी होगा, यहां पे तो कोई सोने की मोहर है नहीं। ठीक है, तो यहां पे ये क्या करेंगे, एटीपी का खर्चा करेंगे। जब ये जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, ठीक है, तो इनकी दोस्ती हो जाती है दो चार लुखों से। ठीक है, वो लुक है इनको कहते हैं यार तुम तो जाते ही हो, तुम्हारे तो बाप के पास बहुत पैसा है, हमें देख यार हम मिडिल क्लास से हैं, हम लोअर फैमिली से हैं, तुम्हारी गाड़ी में 2 सीटें हैं, हमें भी ले जाया करो, हम गरीबों का भी भला हो जाएगा। तो कहेगा भाई आ जाओ, लेकिन ध्यान रखना मेरे पास सीटें 2 ही है और तुम 3 हो। बोले हम एडजस्ट कर लेंगे कैसे भी। बोले चलो कर लो। तो ये जो इसके दोस्त थे उनका नाम था ग्लूकोज, क्या नाम था, एमिनो एसिड, क्या नाम था, और साथ में अपना था गैलेक्टोज, कौन था। इन तीनों ने कहा भाई तू तो बैठा बस गाड़ी बता दे, हम तो टायर की लटुम के आ जाएंगे, तो गाड़ी बता दे, तो पीछे स्टेप नहीं है ना उसी पे बैठ जाएंगे हम तो। उन्होंने कहा ठीक है भाई गाड़ी तो मेरी जा रही है, तुम मेरा खर्चा लग रहा है तो मेरे साथ साथ आ जाओ। ठीक है, तो ये कहेगा भाई मेरा तो क्या है, मैं खुद का खर्चा कर रहा हूं, तो मेरा तो क्या है, प्राइमरी एक्टिव है, क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन तुम हो तो तुम्हारा भी एक्टिव रहा है, यानी खर्चा तो लग ही रहा है। ठीक है, लेकिन तुम कैसे फोकट में जा रहे हो, मेरे साथ साथ जा रहे हो, तो हम बोल देंगे को एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोल देंगे, को एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोल देंगे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर बात। अब ग्लूकोज और एमिनो एसिड क्या थे, मिडिल क्लास वाले थे। तो इनका एक दोस्त इनको और मिल गया जिसका नाम था फ्रक्टोज। क्या नाम था, वो इनको बोला यार तुम्हारे तो नाना भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कभी कभार गांव जाए तो उनकी गाड़ी में 1-2 चक्कर हमें भी जयपुर के लगवा दे। ये बोले यार ये फैसिलिटी मैं तुझे दे सकता हूं। भाई नाना भाई नहीं रहेंगे तो चाबी तो अपने पास ही रहती है, गाड़ी उनकी है, तेल उनका, अपना कुछ ही नहीं लगना, अपने फोकट में उसकी फैसिलिटी का फायदा उठाएंगे, उसकी फैसिलिटी का फायदा उठाएंगे। तो ये लिए नाना भाई की गाड़ी को, किसको लिया है, नाना भाई की गाड़ी को। और इस गाड़ी का नाम था भाई वाहक प्रोटीन। क्या नाम था, इस गाड़ी का नाम क्या था, और इसके थ्रू इन्होंने क्या कर लिया, ग्लूकोज और एमिनो एसिड ने किसके साथ में मिलके, ग्लूकोज और एमिनो एसिड किसके साथ मिलके भाई, फ्रक्टोज के साथ में मिल गए। और फ्रक्टोज के साथ में मिलके इसको बोला गाड़ी आ गई, चलो फैसिलिटी मिल रही है। तो ये बोले ठीक है भाई हम तो तैयार है। फैसिलिटी मिली, और फैसिलिटी यानी किससे मिली, वाहक प्रोटीन से मिली। और यहां पर जो परिवहन होगा उसको हम बोलेंगे सुसाध्य परिवहन। क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोले तो हम कहेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे, सुसाध्य परिवहन। क्लियर बात यहां तक, यहां तक कोई डाउट। गैलेक्टोज एक्टिव में चला गया, गैलेक्टोज इन पैसे वालों के साथ चिपक गया। ठीक है, ये फोगटी हैं, फ्रुक्टोज से याद रखना, फोगटिया, फोगटिया साथी जो खर्चा करवाता है सिर्फ। ठीक है, अब इनको देख के लिपिड बोला यार
भाई ग्लूकोज आ गया, गैलेक्टोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, एमिनो एसिड आ गया, ठीक है, लिपिड बच गया। लिपिड बोला यार मेरा क्या दोष है, मेरे को भी ले जाया करो। तो उन्होंने कहा देख तू एक चिकनी चीज है, ठीक है, और चिकनी चीज को हम गाड़ी में नहीं बिठाएंगे अपनी में, तू गाड़ी खराब कर देगा। तो कहेंगे भाई क्या करें, बोले हम जिस दिन पैदल चलेंगे ना उस दिन अपने भाई भाई साथ चलेंगे। बोले पैदल कब चलोगे, बोले जब हमारे पास नाना भैया नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, उस दिन हम तेरे को बुला लेंगे, आजा भाई लिपिड। तो ये क्या करेंगे, कौन बुलाएंगे, ग्लूकोज और एमिनो एसिड। किसको बुलाएंगे भाई, जो लिपिड के कंपोनेंट है, जैसे कि आपका ग्लिसरॉल है, आपका फैटी एसिड है, उनको बुलाएंगे और कहेंगे आज कोई नहीं है, आज कोई नहीं है, आज पैदल चलना अपने को, यानी कोई भी खर्चा नहीं है, कोई भी प्रोटीन अपने पास में नहीं है, यानी अपने को क्या करना है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या करना है भाई, और पैसिव ट्रांसपोर्ट हम कहेंगे क्या होगा, सरल विसरण। क्या होगा, सरल विसरण, सिंपल डिफ्यूजन। क्या होगा, निष्क्रिय परिवहन, जो कि एक प्रकार का क्या है, निष्क्रिय परिवहन है, जहां पर ना तो कोई वाहक प्रोटीन चाहिए ना कोई ऊर्जा चाहिए। क्योंकि हमने कहा सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें ऊर्जा चाहिए थी, सुसाध्य में हमें वाहक प्रोटीन चाहिए थे, लेकिन पैसिव में कुछ नहीं चाहिए। अब इनको देखे वाटर कहेगा यार सारे जा रहे हो, मेरी क्या गलती है, मुझे भी कोई ना कोई रास्ता तो बताओ। तो कहेंगे हम तेरा साथ नहीं देंगे। तो पानी कहेगा मैं अकेला ही काफी हूं, तुम्हें खाक में मिलाने को मैं अकेला ही काफी हूं। और इसको पार करके चला जाता है, और जल जब किसी झिल्ली को पार करके जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब इनको देख के क्लोरीन बोलेगा पॉजिटिव भाई तू तो चला गया मुझे छोड़ के, तूने बोला था हम NaCl के रूप में साथ साथ रहेंगे, शरीर में नमक के रूप में आए थे, और तू आज मुझे छोड़ के चला गया। ये कहेगा देख भाई मैं तो हूं पैसे वाला, क्योंकि नए नए पैसे हैं, घमंड तो आएगा। तो इसको कहेगा भाई मैं तो तेरा साथ छोड़ दूंगा। ये कहेगा कोई बात नहीं मैं चला जाऊंगा, और ये चला जाएगा एकदम फ्री में। कैसे जाएगा, इसको हम बोलेंगे भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर जो नेगेटिव आयन है उनका क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और यहां पर जो पॉजिटिव आयन है उनका क्या होगा। क्लियर बात। हमने कहा नेगेटिव आयन का कैसे, पॉजिटिव का कैसे, हमने कहा वाटर, हमने कहा ग्लूकोज और एमिनो एसिड का कैसे होगा। तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड तो भाई तीनों होते हैं, ग्लूकोज और एमिनो एसिड का तीनों तरीके से होता है, बस ये देखना है कि उसका साथी कौन है। अगर उसका साथी सोडियम है तब तो क्या होगा, एक्टिव। अगर उसका साथी फ्रक्टोज है यानी फक्कड़ है, तो क्या होगा, फैसिलिटेड। अगर उसका साथी लिपिड है क्या होगा। अगर हमें कोई पूछे कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेड तीनों तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो कौन सा होगा, ग्लूकोज और ऐसा कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ आपके फैसिलिटेड के थ्रू होता है, कौन सा भाई, सोडियम आयन कैसे होगा, नेगेटिव आयन कैसे होंगे, वाटर कैसे जाएगा, अगर आपको ग्लूकोज और एमिनो एसिड के साथ में गैलेक्टोज दे दे तो कैसे होगा, यानी आप कह सकते हो गैलेक्टोज हमेशा कैसे होगा, एक्टिव। क्लियर बात, यहां तक कोई डाउट। हमने जितने भी सब्सटेंस बनाए थे ये सारे के सारे हमने एब्जॉर्ब करा दिए। क्या कोई बाकी दिख रहा है आपको, कोई सही नहीं दिख रहा, तो ये लिखो। इसके बाद में हम देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। चलो भाई आगे हमारा है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण, भोज्य पदार्थों का स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण की परिभाषा क्या है, क्या होता है स्वांगीकरण। तो हम कहते हैं कि हमने जितने भी पदार्थ लिए थे उनका पाचन हो गया, उनके पाचन के बाद हमें क्या करना है, उससे ऊर्जा प्राप्त करनी है। क्या करनी है, ऊर्जा के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई ये है अपना पचित पदार्थ। क्या है, पचित पदार्थ। हमने क्या कर लिया, इस पचित पदार्थ का कर लिया ऑक्सीकरण। क्या कर लिया भाई, ऑक्सीकरण करके हमने इससे बना ली भाई ऊर्जा। क्या बना ली, इस ऊर्जा को हमने क्या किया, अपने शारीरिक क्रियाकलापों के अंदर यूज किया। किसमें यूज किया, शारीरिक क्रियाकलापों में यूज किया, इसका उपयोग किया, शारीरिक क्रियाकलापों में इसका उपयोग किया। यह जो पूरी प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, स्वांगीकरण
करण। तो यही हमने लिखा था, पचित पदार्थों का ऑक्सीकरण करके उससे ऊर्जा उत्पन्न करना और इस ऊर्जा का उपयोग शारीरिक क्रियाकलाप में करना, ही क्या कहलाता है? क्लियर बात? अब हम कहेंगे भाई ये स्वांगीकरण कैसे होगा? तो हमने कहा जैसे मान लो ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर आपका गया ग्लूकोज, क्या गया? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? C6H12O6। इसने ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराया अपना ऑक्सीकरण। क्या कराया? अपना ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बोले तो विखंडन। क्या कराया? और इसने बना लिया भाई 6CO2। क्या बना लिया? प्लस बना लिया 6H2O और बना लिया AT। अब यहां पर ATP कितनी बनती है भाई? ये ATP इस बात पर निर्भर करती है कि ये प्रक्रिया है, ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है तब तो यहां पर बनेगा 38 ATP। कितना बनेगा? अगर हम कहते ये बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, यानी अनोक्सी परिस्थितियों में हो रहा है, तो हम कहते हैं वहां पर अपने को या तो मिलता एथेनॉल। क्या मिलता? या अपने को मिलता लैक्टिक अम्ल। क्या मिलता? लैक्टिक अम्ल। और साथ में अपने को देता सिर्फ 2 ATP। क्या देता? 2 ATP। यहां जो लैक्टिक अम्ल वाली रिएक्शन है वो मुख्यतः कहां होती है? अपनी मांसपेशियों में। कहां होती है भाई? यही वो कारण है कि जब अगर मान लो हम तेजी से दौड़ते हैं तो हमारी पेशियों को क्या है? ऑक्सीजन पूरी मिल नहीं पाती। ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाएगी तो वहां पर ग्लूकोज का अनोखी तरीके से विखंडन होगा। जब ग्लूकोज अनोखी तरीके से विखंडित होगा तो वहां पर बना देगा लैक्टिक अम्ल। क्या बना देगा? ठीक है, लैक्टिक अम्ल बनाएगा और वहां पर लैक्टिक अम्ल क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल वहां पर जमा होने से हमें थकान आती है। अगर लैक्टिक अम्ल अपने अंदर नहीं होता तो अपने को थकान है नहीं आती। क्लियर बात यहां तक? अब हम कहेंगे भाई आपने सर ग्लूकोज था उसका तो आपने बता दिया, अगर मान लो हमने ग्लूकोज एक्स्ट्रा खा लिया उसका क्या होगा? जो हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाएंगे उसका क्या होगा? तो हम कहेंगे यहां पर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, उस ग्लूकोज का क्या होगा? वो बदल जाएगा किसमें? ग्लाइकोजन में। किसमें बदल जाएगा भाई? कहां पे जाके बदलेगा? लीवर में। तो हमने कहा लीवर के अंदर अपना एक्स्ट्रा ग्लूकोज गया और ग्लाइकोजन में बदल गया। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। क्या बोलते हैं भाई? अगर मान लो कभी कभार अपने को वापस ग्लूकोज की रिक्वायर्ड हुई तो यही ग्लाइकोजन टूट के वापस ग्लूकोज दे देगा। क्लियर बात? अब हम कहते हैं कि यहां पर ग्लूकोज की बात कर ली तो प्रोटीन कहेगा भाई कार्बोहाइड्रेट तो होशियार है क्या? मैं भी हूं यहां, मेरा भी बेटा है। बोले कौन है? कि बोले मेरा बेटा एमिनो एसिड है। तो ये बुलाएंगे एमिनो एसिड को। किसको बुलाएंगे? एमिनो एसिड कहेगा भाई साहब मेरा तो फॉर्मूला ये होता है, ये कहेगा मेरा तो फॉर्मूला ये होता है। बोले क्या करें? तो बोले यार मेरे अंदर ये जो चीज है ना बड़ी खतरनाक है, यानी इस आप एमिनो ग्रुप को हटा दो। एमिनो ग्रुप को हटाने को हम क्या बोलते हैं? डी एमिनेशन, वी एमिनीकरण। क्या बोलते हैं? तो हम कहेंगे यहां से सबसे पहले क्या होगा? वी एमिनीकरण होगा। क्या होगा भाई? वी एमिनीकरण के बाद में अपने पास में ये जो प्रोडक्ट बच रहा है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आपके ग्लूकोज में। किसमें बदल जाएगा? ग्लूकोज में। ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, ये ग्लूकोज में बदल गया। और यहां पर ये जो अमोनिया है जिसको हमने हटाया है ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में। किसमें बदल जाएगा? और यहां पर यूरिया में बदलने के लिए जो चक्र काम आता है उसको हम बोलते हैं ऑर्निथिन चक्र। कौन सा बोलते हैं? ऑर्निथिन चक्र। क्लियर बात? इस चक्र को क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन चक्र। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक पदार्थ है ये ग्लूकोज में बदल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी अन्य पदार्थ से अगर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है भाई। अब हमने बात कर ली एक्स्ट्रा प्रोटीन के जो पार्ट थे, एमिनो एसिड थे, उनकी बात कर ली। तो लिपिड कहेगा भाई साहब मैं भी तो आता हूं खाने में। तुम सीधा कहते हो ना कि हम विरुद्ध पोषक तत्व हैं, आप क्या बताते हो भाई? विरुद्ध पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो ये कहेंगे यार बात तो सही है, तू भी आया तो हमारे साथ ही था, लेकिन तेरे तो लक्षण नहीं है। ठीक है, तेरे तो लक्षण नहीं है। तो लक्षण नहीं है तो वो क्या करेगा? वो फेट जाएगा, एक्स्ट्रा फेट है जिसके अंदर हम कहते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं, वो अपने शरीर के अंदर वसा के रूप में जमा हो जाते हैं। अपनी जो आगे तोंद होती है यहाँ पे जमा हो जाते हैं। कईयों का आपने देखा थाई चौड़ी होती है, ठीक है, थाई में जमा हो जाते हैं। कईयों के बकेट्स, ठीक है, जो ये बटक होते हैं ये बहुत चौड़े होते हैं। तो यहाँ पे भी हम कहते हैं ये फेट जमा हो जाता है। जिन जिन क्षेत्रों में भारी वशिया भाग हमें दिखता है, यानी हमें दिखता है इसके यार फेट बहुत ही मोटापा है, वो मोटापा किसका कारण है? इस फेट का कारण है।
किसका कारण है? इस फैट का कारण है। और इन फैट को स्टोर करने वाली कोशिका का नाम क्या है? एडिपोज सेल। क्या नाम है? एडिपोज सेल। अब हम कहेंगे वसा में स्टोर हो गया, लेकिन कभी कभार ये कहेगा तुम सारे ग्लूकोज जैसे मीठे बन रहे हो, मैं भी बनूंगा, तो इसको बोलेंगे बन जा भाई। तो ये भी कौन सी प्रोसेस लेगा? ग्लूको, और इसके द्वारा किसमें बदल जाएगा? क्लियर बात? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? लिखो इसको। अब हम देखते हैं भाई कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरी मान क्या है? कैलोरी मान। ये कैलोरी मान क्या होता है? ये कैलोरी मान होता क्या है? तो हम कहते हैं कि ये हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तो हम बोलते हैं ग्रोस वैल्यू। क्या बोलते हैं? ग्रोस वैल्यू। और एक हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। क्या बोलते हैं? तो हम इसको देख लेते हैं भाई दो भाग में। एक तो हम बोलते हैं ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, दूसरा हम बोल देते हैं फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये होती क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या फिजियोलॉजिकल है, क्या ग्रोस है? किसी को पता है? अब सुनो, केमिस्ट्री में अपने जब आप पढ़ोगे थर्मो डायनामिक्स, वहां पर एक यंत्र आएगा जिसका नाम होगा बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, अगर हम 1 ग्राम खाने को लें, ठीक है, और उसको अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर विघटित करवाएं, ठीक है, तो उससे जो उत्पन्न ऊर्जा होगी उसको हम बोलेंगे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अगर हम उसी 1 ग्राम खाने को अपने शरीर के अंदर लेके जाएं, ठीक है, और शरीर के अंदर उससे ऊर्जा प्राप्त करें, उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर बात? तो हम इसमें लिख देंगे 1 ग्राम खाना लेके कहां गए? बॉम्ब कैलोरी मीटर। यहां पर जो ऊर्जा होगी, उत्पन्न जो ऊर्जा होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। और इसमें हम क्या कह देंगे? 1 ग्राम खाना है। क्या है? 1 ग्राम खाना। उसको हम कहां लेके गए? अपने शरीर में, अपनी बॉडी में। अपनी बॉडी के अंदर ये जितनी एनर्जी देगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये भाई कितनी कितनी होती है? ये कितनी कितनी होती है वैल्यू? बताओ कोई। हम कहेंगे भाई हम किसका करा रहे विघटन? खाने का। और खाने के मेन प्रोडक्ट कौन कौन से हैं भाई? मेन कौन कौन से हैं? तो अपने कहते हैं या तो आएगा अपना कार्बोहाइड्रेट, या आएगा अपना फैट, वसा। अगर कार्बोहाइड्रेट के लिए बात करें तो हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल, तो अपने को मिलती है 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। अगर प्रोटीन के लिए बात करें तो हम कहेंगे ये भी अपने को कितनी देगा? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। लेकिन फैट है वो अपने को देता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। कितनी देता है? 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। लेकिन बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या किया इसने? रिजल्ट दिया, क्योंकि यंत्र में किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि तो होती नहीं है। यहां पर अपने शरीर की कोशिकाएं काम करेगी, थोड़ी बहुत होगी, रख लेती हूँ थोड़ी बहुत, ऐसे करके वो थोड़ी बहुत रख लेती है। लेकिन ये क्या देता है? पूरी की पूरी देता है। और कार्बोहाइड्रेट अपने को यहां पे कितनी देता है? 4.10। कितनी देता है? 4.10। प्रोटीन अपने को यहां पे देता है 5.65, 5.65। कितनी देता है? 5.65। फेट यहां पे कहेगा भाई मैं भी ज्यादा दूंगा, ये दे देगा 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू किसी यंत्र के द्वारा निकाली जाती है और ये अपने शरीर के अंदर निकाली जाती है। ठीक है, शरीर के अंदर हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कितनी देगा? 4। प्रोटीन कितनी देगा? फैट कितनी देगा? अगर यंत्र की बात करें तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट कितनी देगा? प्रोटीन और फैट। क्लियर बात? यहां तो कोई डाउट? छापो। अब देखो भाई, अब अपने देखेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ गट। चलो भाई,
अब हम देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ गट। गट क्या होती है भाई? गट क्या होती है? आहार नाल। आहार नाल को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल या गट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल या गट। अब देखो भाई, हम कहेंगे यहां पर 3 तरीके के हार्मोन हैं, वो क्या करेंगे? इस गट का रेगुलेशन करेंगे। और वो निकलते कहां से हैं? तो हम कहेंगे अपने इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से। कहां से निकलते हैं? इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से। तो ये है अपनी इंटेस्टाइन की म्यूकोसा। क्या है? इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? आंतरिक म्यूकोसा। क्या बोलते हैं जी? अब इस आंतरिक म्यूकोसा में क्या होगा जी? ये अपनी आंतरिक म्यूकोसा है। इससे 3 हार्मोन निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे? तो पहला तो हम कहेंगे निकलेगा आपका GIP। क्या निकलेगा? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्या नाम है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी। इसका दूसरा नाम क्या है? एंटेरोगेस्ट्रोन। क्या नाम है? एंटेरो। अब सबसे एंटेरोगेस्ट्रोन क्या है? एंटेरोकाइनेज क्या है? एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है और एंटेरोगेस्ट्रोन एक हार्मोन है। क्लियर बात? ये क्या करेगा? अपने स्टोमक पे इफेक्ट करेगा। किस पे करेगा? और स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है उसके सीक्रेशन को कम कर देगा। किसको कर देगा? गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को कम कर देगा। साथ में उसके अंदर जो गतियां हो रही है आमाशय के अंदर, ठीक है, जो गैस्ट्रिक मूवमेंट हो रही है उसको भी क्या कर देगा? कम कर देगा। हम कहेंगे गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी क्या कर देगा? गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी कम हो जाएगी और गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन भी कम हो गया। किसने किया? GIP ने, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी। तो हम कह सकते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्लियर बात? इसका दूसरा नाम क्या? एंटेरो। क्या कभी उलझोगे एंटेरोगेस्ट्रोन और एंटेरोकाइनेज में? इसके बाद में जो अगला एंजाइम है उसका नाम है सिक्रेटिन। क्या नाम है? सिक्रेटिन दुनिया का वो हार्मोन है जो सबसे पहली बार खोजा गया था, जो दुनिया में सबसे पहली बार खोजा गया था। इस हार्मोन का काम क्या है? इसका काम GIP से भी मिलता है। किससे मिलता है? GIP से। कैसे मिलता है? तो हम कहेंगे GIP की तरह ये भी क्या करता है? जो अपनी गैस्ट्रिक मोटिलिटी है उसको कम करता है। गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करता है, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को। लेकिन इसका दूसरा काम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये बाइल जूस का सीक्रेशन कराने में थोड़ी अपनी भागीदारी निभाता है, लेकिन पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक एंजाइम नहीं निकाल पाता। वहां से पेनक्रियाटिक एल्कलाइन फ्लूइड निकालता है जिसमें बाइकार्बोनेट और म्यूकस होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, तो हम कहेंगे पेनक्रियास से क्या निकालेगा? HCO3 माइनस प्लस म्यूकस। ये क्या होता है अपना? एल्कलाइन फ्लूइड। कैसा फ्लूइड है? एल्कलाइन फ्लूइड। और साथ में हम कहेंगे गाल ब्लेडर को कहेगा भाई यार ये सब दे रहे हैं, तू भी दे दे थोड़ा बहुत हमें मौका। तो ये कहेंगे चलो भाई, गाल ब्लेडर इसको बोलेगा जब इतना कर रहे हो तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत अपना बाइल भी दे देता हूं। ठीक है, अब इसने क्या नहीं निकाला? पेनक्रियाटिक एंजाइम नहीं निकाल पाया, तो एक दूसरा एंजाइम आएगा जिसका नाम होगा CCK-PZ। क्या नाम है? कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन। क्या नाम है? तो हम लिख देंगे यहां पर अपना जो तीसरा हार्मोन आएगा उसका नाम होगा CCK-PZ, कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन। तो हम लिख लेंगे कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन। कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियो। ये किस पे काम करेगा जी? ये काम करेगा अपने गाल ब्लेडर पे। किस पे करेगा? ये काम करेगा अपने पेनक्रियाज पे। किस पे? और इनको कहेगा आप निकालो बाइल। क्या निकालो? बाइल का क्या? बाइल का। और साथ में कहेगा आप निकालो जूस। किसका? पेनक्रियाटिक है। क्लियर बात? कोई डाउट यहां तक? तो हमने कहा कोलेसिस्टोकाइनिन ने काम किस पे किया? गाल ब्लेडर और पेनक्रियास पे। क्या निकाला? बाइल जूस। और सिक्रेटिन ने किस पे काम किया? हमने कहा थोड़ा बहुत स्टोमक में भी किया। किस पे किया? क्योंकि स्टोमक में जाके क्या करे? उसकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को
कम कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस के श्रवण को कम कर रहा है, और पेनक्रियास पे काम करके एक एल्कलाइन फ्लूइड निकालता है, एक क्षारीय तरल निकालता है, और गाल ब्लैडर पे काम करके निकालता है आपका बाइल। क्या निकालता है? अगर बात करें जीआईपी की, जिसको हम बोलते हैं एंटेरोगेस्ट्रोन, क्या बोलते हैं? ये क्या करता है? काम करता है आपके स्टोमक पर। किस पे काम करता है? स्टोमक को बोलेगा ज्यादा नहीं, क्या नहीं ज्यादा? गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक मोटिलिटी उतना ही रहे जितनी जरूरत है, औकात में रहे अपनी, ज्यादा नहीं करना। ये कौन बोलेगा? जीआईपी, एंटेरो। क्लियर बात? छापो।